ओके स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर लेते हैं जो भी डाउट है आपको। पहले तो सीट के, फिर थ्योरी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग सीट में थर्मोडायनेमिक्स 1 एक्सरसाइज S1 और O1 जो भी दिया था। बताओ भाई, O1 में S1 में कुछ पूछना है? पहले बताओ, S1 में कोई डाउट है किसी को? जो भी पूछना है पूछ लो। 34th देखो, 34 में पी वी की पावर -2 कांस्टेंट दे रखा है ना। पी वी की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 to 2। हीट कैपेसिटी, तो बेटा ए पार्ट तो हीट कैपेसिटी है, सीएम इक्वल टू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। सीवी क्या हो गया? 3r/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस -2। ऐसे ही ना मोलर हीट कैपेसिटी। और टोटल हीट एब्जॉर्ब है ना। और ए पार्ट हुआ, बी पार्ट टोटल हीट, सी वर्क। तो तुम्हें मतलब बेसिकली क्या है कि तुम्हें वॉल्यूम पता है V1 V2, T1 पता है, T2 निकालना पड़ेगा नहीं। तो यहां से आपको टेम्परेचर निकालो, तो P को रख देंगे nRT/V इंटू वी की पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी T1 V1 की पावर -3, T2 V2 की पावर -3। और दो वॉल्यूम पता है, एक टेम्परेचर निकाल लेंगे अननोन। ठीक है, कर लेंगे ना अपन। तो T2 शायद 800 केल्विन आ जाएगा। अब बेटा अगर 800 केल्विन आ गया तो सब निकाल सकते हो आप। हीट क्या हो गया? N CM डेल्टा T, 1 मोल है। CM तुम निकाल चुके हो, ये N CM डेल्टा T। डेल्टा U क्या हो गया? N CV डेल्टा T। वर्क कैसे रखे, फॉर्मूला है टॉपिक के। ठीक है, आगे बताओ कुछ और किसी को। O1 में सर S1 का 32। हाँ, S1 का 32। S1 का, एक मिनट, 32। S1 का 32 है ना। अच्छा, यहीं से बोल रहे हो? नहीं, S1 का 32 पूछा है किसी ने ना। क्या वही है? अब वो 27 बोल रहा है वहां से, तो 32 बोल रहा है। नहीं नहीं, पूछना क्या है बताओ। 27 के 32, 27 O1 का। हाँ, S1 बोला है, S1 का। ओके, एक मोल मोनोटोनिक आइडियल गैस अंडरगोइंग इरिवर्सिबल कंप्रेशन फ्रॉम दिस टू दिस एट 1 बार। डेल्टा H निकालना है और वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है। हाँ देखो, इसमें क्या है ना, आप ऐसा देखो कि डेल्टा H निकालना है, तुम्हें वर्क निकाल सकते हैं ना, माइनस प्रेशर V2 माइनस V1। और एडियाबेटिक है तो Q0, तो यही डेल्टा U हो जाएगा, इक्वल टू W इक्वल टू -P V2 माइनस फ्रॉम 4 to 1, तो 1 - 4, तो 3 बार लीटर ना, 3 बार लीटर डेल्टा U हुआ। आपको डेल्टा H निकल बार लीटर में जूल में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 300 जूल हो गया। ठीक है, और डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एच निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा NCV डेल्टा टी आइडियल गैस, और निकालना क्या है, NCP डेल्टा टी, यानी डेल्टा एच निकालना है। ठीक है, इसका रेशो ले लेना, तो CP/CV करके आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और किसी को? 32, चलो भाई 32 देख लो। ओके, तो 30 नंबर, net work done in the following cycle for 1 mole ideal gas wherein process BC PT constant। ठीक है,
ओके, तो 32 क्वेश्चन नंबर, आइडियल गैस पीटी है। ये हो गया 100, ये हो गया 300 ना। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, वर्क डन ना, 1 मोल आइडियल गैस। तो लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे 1 मोल है और आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और मुझे वर्क निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी पाथ, ये तो पीटी है, आइसोकोरिक हो गया ना, आइसोकोरिक है तो वर्क डन 0। और सी ए पाथ भी आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक में वर्क डन माइनस एन आर डेल्टा टी, तो 1 into R into 100 माइनस T1। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर एट पॉइंट सी, टेम्परेचर एट पॉइंट सी, ठीक है रहो ना। और मुझे ये टेम्परेचर एट सी निकालना है और यहाँ पे मुझे पता है पीटी कांस्टेंट ना, तो पीटी कांस्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें गिवन है क्या? ओके, अब एक काम ऐसा करो, आप यहाँ पर मान लो, देखो, और यहाँ का प्रेशर जो होगा, क्योंकि आइसोकोरिक है ना ए बी, तो प्रेशर जो यहाँ का होगा P1/T1 P2/T2 आइसोकोरिक में। तो अगर ये प्रेशर P है, टेम्परेचर 3 गुना हुआ, तो ये टेम्परेचर यहाँ का प्रेशर भी 3 गुना हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ का इस पॉइंट का अगर प्रेशर मान लेते हैं P है, तो यहाँ का प्रेशर 3P होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आइसोकोरिक का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, है ना, P1/T1 P2/T2। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना, P1/T1 इक्वल टू P2/T2, इस कॉन्सेप्ट से मैंने दोनों का प्रेशर P और 3P निकाला। अब जब प्रेशर 3P है तो यहाँ का ही प्रेशर, आपका यहाँ का ही प्रेशर P होगा, तो दोनों प्रेशर पता है, तो टेम्परेचर एक पॉइंट का पता है, टेम्परेचर यहाँ का निकाल लेंगे। समझ रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर पाथ बीसी, बीसी पाथ की बात कर रहे हैं, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2, और P1 कितना होगा, पीबी लिख लेते हैं, पीबी टीबी पीसी टीसी। तो पीबी कितना है 3P, टेम्परेचर कितना है 300, पीसी कितना है P केवल, और टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर एट सी कितना हो गया 900 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आ गया, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? और फिर टेम्परेचर पता है, तो मैं कह रहा हूँ बीसी पाथ का भी वर्क निकाल सकता हूँ, इसको पीवी में कन्वर्ट कर लेना, एक्स आ जाएगा ना, nR T2 माइनस T1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, कर लोगे ना, फिर टेम्परेचर की प्रॉब्लम थी। फिर आगे हाँ, 26 का वॉल्यूम का फाइनल नहीं आ रहा है ऐसा? दोनों नहीं आ रहा है कि केवल वॉल्यूम नहीं आ रहा है? आपने पहले प्रेशर निकाला है ऐसा? आपको टेम्परेचर T1 T2 पता है, प्रेशर पता है, और बात का प्रेशर निकालना है ना, ऐसा? ओके, तो 26 नंबर में भी एक डाउट है कि भाई ये प्रेशर नहीं आ रहा फाइनली, है ना, और कौन सी गैस है, सीवी है सीपी, 8.3 जोड़ेंगे तो गामा आपने निकाल लिया होगा। आप एक काम करो, इसमें एडेबिलिटी करना, प्रेशर टेम्परेचर, तो अपन लगा देंगे T1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा, T2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा, है ना, 26 नंबर S1 का। और प्रेशर निकालना चाह रहा हूं मैं, है ना, तो प्रेशर टेम्परेचर, ओके। तो गामा कितना है इसका, कितना आ रहा है, किसने निकाला क्या? 27 और 36, 4/3 आ रहा है ऐसा? ओके, 35.8 on 8.3, हाँ 4/3 आ रहा है। ओके, 4/3 आ रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो प्रेशर, प्रेशर 2 है ना,
तो 2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1, 200 की पावर गामा T2 की पावर ऑफ 1 माइनस गामा इंटू 250 की पावर ऑफ गामा, ऐसे ही। तो P2 लिखो, P2 लिखोगे 2 इंटू 200 अपॉन 250 की पावर ऑफ गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक कर रहा हूं, है ना? अब इसको रख देंगे 4/3, ये 4/3, 1 माइनस 4/3, तो ये 1/3 हुआ, 1/4 हुआ सर, 4/3 नहीं, ऊपर 4/3 रखो इसको, और इसको 1 माइनस 4/3, कितना आ रहा है पावर में? 4 ही आएगा, 5/4। अच्छा, ये गामा अपना कितना, 1.33 आ गया ना, 1.3 आ गया, उसको रख ही देते हैं फिर। तो 2 इंटू ये हो गया 4/5 की पावर ऑफ 1.3 डिवाइड बाई 0.3, है ना? 1 है। तो मतलब वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ऐसा जो यहाँ लिखा है ना। ये 35.8 और 8.3 का तो यूज ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग रहा है। आया था गामा ऐसे ही आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 5 की पावर 4 में जो लिखा है, 5/4 की पावर जो लिखा है, उसका यूज कहाँ आ रहा है? नहीं, वो तो नहीं बन रहा ना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, जैसे कर रहा हूँ 2 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 1.3 अपॉन 0.3, गामा की वैल्यू 4/3 तो आएगा मेरे ख्याल से, 1.3 आता है शायद, 35 पॉइंट करके ऐसा। तो ये 2.61 करके आंसर क्या दिया हुआ है इसने, देखो पहले वाले का। तो ये कुछ इसने पावर गड़बड़ लिख दी, का 35.8 कहां से आ गया यहाँ पे? नहीं नहीं, ये इससे मेरा आंसर जो है ना, वो जो फाइनल आंसर है उसका मैच नहीं कर रहा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये वैल्यू नहीं पता है ना, ये तो वैल्यू देना चाहिए था ना, मैं ये बोल रहा हूँ। 1/0.3 दिया हुआ है इन्होंने। आंसर क्या है, 5 पॉइंट समथिंग है क्या? 5.6, 1 प्लस 1/0.3 ऐसा। ओके, तो अच्छा ये बोल रहे हैं 2 इंटू 5/4 कर दो, है ना, इंटू 5/4 की पावर ऑफ 1/0.3 ऐसा। ओके, तो 2.1 हुआ। ठीक है, यही कर रहे हो ना आप लोग? तो 10/4 इंटू 2.1 आ रहा है क्या? 21/4। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से दिया होगा। ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई, तो फिर पीवी को नाटी लगा के निकाल लेना। ठीक है, ओके, फिर आगे बताओ। मेंस में आना है सीधे। ओवन नहीं दिया था क्या? दिया था। कुछ पूछना है किसी को ओवन में? ठीक है, फिर जे मेंस में आते हैं भाई। जे मेंस में जो क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें कुछ पूछना है? हाँ, आंसर नहीं है जो एडवांस के। ओके, तो पहले जे मेंस में 10 नंबर, 10 नंबर में, अच्छा वो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट वाला। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस है 0.1 मोल और 1 लीटर में, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन लाइक्रो फ्रीजिंग पॉइंट। स्टॉपर्स S1 S2 हैं, withdrawn volume of gas in liter after equilibrium is attained। देखो इसमें क्या है कि ये एथिलीन ग्लाइकॉल जो भरा हुआ है ना बगल में, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर, अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है वो। और मुझे देखो ये पता है, KF पता है, और इसकी मोलैरिटी भी गिवन है एथिलीन ग्लाइकॉल की, अभी जो पढ़ा था शायद 0.5 मोलर। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, है ना, और ये KF हो गया 2, मोलैरिटी होगी 0.5, तो ये कितना हो गया 1। और डेल्टा TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन।
अब एथिलीन ग्लाइकॉल जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया 273 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन 1, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 272 केल्विन जो रखा हुआ है वहां पे, यानी जो टेम्परेचर है वो 272 केल्विन रखा हुआ है, मेंटेन्ड है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर स्टॉपर्स रिमूव कर दिए तो वॉल्यूम बताना है फाइनल, ठीक है। तो मैं काम करूं, टेम्परेचर मुझे पता है, मोल मुझे पता है, और प्रेशर 1 atm होगा फाइनली, है ना, नहीं दे रखा है तो एनआरटी बाई पी, तो एन तो हुआ 0.1, आर पता ही है हमें, दे रखा है 0.08, टेम्परेचर 272, प्रेशर कितना 1, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आंसर देख लो एक बार। वॉल्यूम फाइनल तो यही होगा एनआरटी बाई पी, एन वही होगा, आर यही है, टी तुम्हें पता ही है फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम में, प्रेशर आपको पता ही 1 atm ही रहेगा फाइनली, ठीक है। एक बार चेक कर लो फिर भी आंसर कैलकुलेटर वगैरह यूज करके। ओके, जे एडवांस में 7 क्वेश्चन जो हैं आंसर्स नहीं है, तो पहले 4 जो जिनके आंसर्स हैं आपके पास उनको देख लो, पहले 4 के, 4 में कुछ डाउट है किसी को? ठीक है ना, कुछ पूछना है किसी को? और 5वें के 6 आंसर्स नहीं है, तो ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ मेरे पास, अगर मेरे पास जो सीट है अवेलेबल उसमें आंसर है कि नहीं है। लिख लो आंसर, मेरे पास है लिखा हुआ, 4 के आंसर्स हैं आपके पास, पहले 4 क्वेश्चन के, ये ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखो ए बी डी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए बी डी, ए बी डी 5वें का आंसर है। 6 वाले का है बॉम्बे कलकत्ता, जे एडवांस के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए बी डी, 6 वाले का है बॉम्बे कलकत्ता, और 7th का है एबीसी, 7th का एबीसी। तो बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें? बनाया नहीं है अभी ऐसा? ओके, 5 का बी पार्ट, देखो, वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबल फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू दैट लेस होगा, ऐसा बोल रहा है ना। तो एडियाबेटिक में देखो, यही पहला क्वेश्चन देखो आप, एडियाबेटिक में वर्क डन का मैग्नीट्यूड कम होगा ना इसोथर्मल से, तो ये तो लिखा ही हुआ है इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही, करेक्ट ढूंढना है। तो अब इसमें क्या ना, वर्क डन बाय द गैस बोला है, बाय द गैस का मतलब क्या, अगर मान लो तुम्हारा नेगेटिव भी आ रहा है तो बाय द गैस तो पॉजिटिव लिखोगे ना, तो उसके हिसाब से आंसर है। आप अच्छा एक बात बताओ, ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले में ये सी पार्ट, आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा है एडियाबेटिक से, है ना, और अगर विदाउट, अगर साइन देखोगे तो उल्टा आ जाएगा। हाँ, तो इसने आंसर क्या दिया हुआ है इसमें? नहीं दिया है ना, तो क्या लेना चाहिए इसमें, अगर मैं देखें मॉड हटा के, तो विद साइन देखना है नहीं आंसर, ठीक, विद साइन है, मतलब आपको पता है ना विद साइन आंसर देखना चाहिए, एनर्जी का विद साइन देखना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो डी ऑप्शन देख लो, डी में डेल्टा यू 0 है पहले वाले में, और दूसरे में नेगेटिव आएगा, तो उसमें आप विद साइन देख रहे हो ना, 0 ग्रेटर देन नेगेटिव है, आप डी ऑप्शन को करेक्ट मान रहे हो कि भाई डेल्टा यू आइसोथर्मल 0 है और उधर नेगेटिव है, तो अगर उधर तुम आप साइन कन्वेंशन ले रहे हो एनर्जी में डेल्टा यू में, तो वर्क में भी साइन कन्वेंशन लेना चाहिए। अच्छा, यही चीज अगर साइन कन्वेंशन उसमें लोगे सी ऑप्शन में या बी ऑप्शन में 5वें वाले में, तो आंसर उल्टा आएगा, क्योंकि उसने लिख दिया वर्क डन बाय द गैस, तो बाय द गैस तो तुम्हारा W माइनस 30 जूल आया, तो बाय द गैस 30 जूल ही बोलोगे ना, तो इसलिए वो फिर आंसर मैच कर रहा है वहां पे, ठीक है ना, अपन ने बताया भी था बाय द गैस वाला क्वेश्चन कराया भी था। 5th का
डी ऑप्शन। और देखो अगर एक्सपेंशन करवाया जाता है, फ्री एक्सपेंशन होता है ना, तो एक चीज तो डब्ल्यू तो जीरो ही है, फ्री एक्सपेंशन में ये डब्ल्यू जीरो होता है। और होता क्या है कि फ्री एक्सपेंशन जब होगा, जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है और कंटेनर में गैस रखी हुई है और गैस फ्रीली एक्सपैंड कर रही है, तो एक तो डब्ल्यू जीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ। दूसरा क्या होता है कि यहां पर जब गैस एक्सपैंड हो रही है, तो मतलब ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट प्रोसेस की वजह से अंदर से हीट अंदर बाहर नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि एडियाबेटिक, अगर सॉरी फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो एडियाबेटिक कंडीशन में हो रहा होगा, तो वर्क डन जीरो है। और जैसे ही तुमने क्यू जीरो रखा, तो वैसे ही डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन सी वी टी टू माइनस टी वन इक्वल टू जीरो, और टी टू इक्वल टू टी वन आइसोथर्मल हो जाएगा। तो हम मानते हैं जो फ्री एक्सपेंशन है वो एडियाबेटिक कंडीशन में ही हो रहा है। वो कितना फास्ट होगा कि आप अंदर बाहर से हीट ट्रांसफर नहीं होगी वहां पर। और एडियाबेटिक है तो फिर वो फिर आपका टेम्परेचर तो आपका जीरो ही होना था, मतलब सॉरी डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, और फिर टी टू इक्वल टू टी वन आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं कि याद भी रखना होता है कि भाई एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन आपका वर्क डन जीरो, और वो एडियाबेटिक मान के ही करते हैं अपन लोग। फोर्थ का डी, फोर्थ के डी में क्या है भाई, फोर्थ का डी सोचो, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में लगता है फॉर्मूला पी पर गामा, है ना, वो इरिवर्सिबल, फ्री एक्सपेंशन हमेशा इरिवर्सिबल होगा। फिर कुछ और, सेवन का बी, सेवन का बी और सी बटा क्या है ना, ये तो हमेशा लगा सकते हो ना। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल टू डीवी। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल ले सकता हूं। तो यहां पे डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इंटीग्रल पी इंटरनल इंटू डीवी। और अगर वैंडरवाल गैस है तो पी, आप इसको लगा दो कि वैंडरवाल इक्वेशन को वहां पर कर सकते हो तो। ठीक है, कुछ और किसी को, सिक्स का बी, सिक्स का बी, इसमें तो देखना पड़ेगा क्या है भाई। यहां पर टेम्परेचर दो, एक आइसोथर्मल है और वर्क डन इन बीसी पाथ, बीसी और क्यू बीसी इक्वल डेल्टा एच ए सी। वर्क डन इन बीसी पाथ P2 V2 minus V1। तो ये तो आना चाहिए, बीसी पाथ में वर्क डन क्या होगा, प्रेशर तुमने अगर जो रखा हुआ है वहां पे, है ना, वो तुम्हारे पास P2 दिख ही रहा है, और V2 माइनस V1 कर दिया उसको। माइनस भाई क्या करते हो, W का फॉर्मूला माइनस पी, P2 है ना, क्या है P2 V2 माइनस V1, या V1 माइनस V2 हो जाएगा वहां पे, V1 माइनस V2, और माइनस साइन बाहर लोगे तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, और Q की बात करोगे, क्यू बी सी और डेल्टा एच, तो डेल्टा एच ए सी क्या हो जाएगा, एन सी पी टी टू माइनस टी वन ए सी, तो टी टू माइनस टी वन हुआ, और क्यू बी सी पाथ में, तो अगर ये आइसोबारिक है तो फिर से एन सी पी टी टू माइनस टी वन, ये तो आएगा ना, है ना। ठीक है, इस तरह से। कुछ और किसी को, क्या, हाँ हाँ हाँ, इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन में उसके रेफरेंस में बोला गया ये। नहीं, आप करते हो ना रिवर्सिबल में, क्या करते हो, रिवर्सिबल में तो ऐसे ही करा जाता है ना कि पी एक्सटर्नल की जगह पे पी इंटरनल रख देते हो, और यहाँ पे अंदर कौन सी गैस है, वैंडरवाल गैस है, तो पी की जगह पे उसका जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो रख दिया जाएगा यहाँ पे। भाई आप आइडियल गैस में क्या करते थे, इसको रख दिया करते थे एनआरटी बाई वी, इसको आप रख देते थे एनआरटी बाई वी आइडियल गैस में, डीवी।
अब यहाँ पे वैंडरवाल गैस है तो P निकाल लो कितनी वैल्यू आएगी, अकेला P करो, वैंडरवाल इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो P क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। इसको रख देगा यहाँ पे उठा के इस जगह पे वैंडरवाल गैस के लिए, वही तो रखा है उसने वहां पे ना। हाँ रियल गैस की ना लिखा है, वैंडरवाल इक्वेशन के लिए ऊपर लिखा है ना, ठीक है ना। कुछ और किसी को सिक्स का, अभी करना पड़ेगा स्टेप क्यू ए सी ये हुआ आइसोकोरिक एनसीवी T2 माइनस T1 क्यू ए सी, और डेल्टा यू B2C एनसीवी T2 माइनस T1 वो बराबर होंगे ना क्यू ए सी और डेल्टा यू BC। क्यू ए सी क्या है ना, आइसोकोरिक है ना भाई, आइसोकोरिक में क्या लगा देते हो एनसीवी T2 माइनस T1 है ना QV, और डेल्टा यू BC तो वो भी डेल्टा तो हमें से लगता है एनसीवी T2 माइनस T1 नहीं, और जो बचा है डेल्टा एच सी ए और डेल्टा यू सी ए, तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस T1 सी ए, कौन सा प्रोसेस था C2A इधर वाला, ओके ये भी आ जाएगा, नहीं आ रहा है क्या डेल्टा एच सी ए और डेल्टा यू सी ए, डेल्टा एच सी ए और डेल्टा यू सी ए क्या लगाते हो, डेल्टा एच सी ए इक्वल टू डेल्टा यू सी ए प्लस P2V2 माइनस P1V1 ना, तो PA VA माइनस PCVC ऐसा कर सकते हैं ना। तो डेल्टा एच सी ए इक्वल टू डेल्टा यू सी ए प्लस वॉल्यूम दोनों का सेम है तो बाहर ले लो V PA माइनस PC PA माइनस PC, अब कौन बड़ा है PA की PC, प्रेशर, PC बड़ा है ना, ये बड़ा है तो नेगेटिव आ गया ना, इसको ऐसे लिखो डेल्टा एच सी ए माइनस डेल्टा यू सी ए इज नेगेटिव, ये लेस देन जीरो है डेल्टा एच सी ए है ना। कोई और भी तरीके हो सकते हैं करने के, ठीक है कुछ और किसी को, तो थ्योरी में आते हैं। जे मेंस का फोर्थ बोल रहे हैं भाई एक बच्चा उधर, वो क्या है, ये हो चुका है बेटा जे मेंस का फोर्थ, सिक्स का सी, हाँ उससे भी कर सकते हो, सी भी बड़ा है, सी वाला मैंने डेल्टा एच सी ए और डेल्टा यू सी ए, ये टेम्परेचर घट रहा है ना, टेम्परेचर घट रहा है ना, एन सी पी दोनों नेगेटिव आएंगे, हाँ तो वो तो नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा तो फिर करोगे साइन उल्टा करके। ओके थ्योरी में आते हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जैसे स्टार्ट कर पाए थे थोड़ा ठीक है करा थोड़ा बहुत हम लोगों ने, मैं याद दिला देता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने जो अभी किया हुआ है, हमने ये बोला कि भाई इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन और फेज चेंज उसके लिए चार एनर्जी देखेंगे, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू और डेल्टा एच, चार एनर्जी जो हम लोगों ने थर्मो वन में देखी थी, एक्सपेंशन कंप्रेशन, अब हम लोग वही सब चीजें रिएक्शन के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो हमने ये कहा कि एक टर्म होगा हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक रिएक्शन लिखी है
उसके आगे कुछ नंबर लिखे होंगे। सपोज करो एक रिएक्शन लिखी है 2A + 3B gives you C + D। इसके आगे डेल्टा H 30 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है। ये पर मोल का मतलब क्या होता है वो समझाया था। पर मोल का मतलब पर मोल रिएक्शन, पर मोल का मतलब पर मोल रिएक्शन का होता है। रिएक्शन का एक मोल का मतलब क्या हुआ, जब जो नंबर यहां लिखे हैं ना उतने ही मोल आपस में अगर रिएक्ट करें, 2 मोल ए का 3 मोल बी से रिएक्ट करके 1 मोल सी 1 मोल डी दे, तो 30 किलो जूल हीट चाहिए फिर उसके लिए। जो कोफिशिएंट गिवन है ना उतने ही मोल अगर रिएक्शन करते हैं तो इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है, ऐसा हमें पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए उसके बारे में। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और हमने उसके बाद देखा कि भाई हीट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की हीट है ना ये कुछ और फैक्टर पर भी डिपेंडेंट होती है। अब वो दूसरे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक कि भाई अगर आप इसकी बैलेंसिंग के अलावा इनका स्टेट चेंज करोगे, एबीसीडी किसी का भी स्टेट चेंज करोगे तो ये डेल्टा एच बदल जाएगा। दूसरा, अगर आपने किसी का एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज किया तो ये बदल जाएगा। तीसरा, अगर तुमने रिएक्शन टेम्परेचर चेंज किया, मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन पे कराया गया और 320 केल्विन पे कराया गया, तो ये वैल्यू बदल जाएगी डेल्टा एच की। और चौथा आखिरी फैक्टर कौन सा था कि अगर मैंने रिएक्शन कंडीशन बदल दी, एक बार इसी रिएक्शन को एक मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे कराया तो अलग हीट होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराऊंगा तो एक अलग हीट इन्वॉल्व होगी। ये 4 फैक्टर देखे थे, है ना। और एक टेम्परेचर वाला फॉर्मूला भी देखा था किरचॉफ इक्वेशन का, डेल्टा एस टी टू माइनस डेल्टा एस टी वन, डेल्टा सी पी रिएक्शन टी टू माइनस टी वन। और एक क्वेश्चन भी दिया था सीट में, थर्मोकेमिस्ट्री में शायद हो गया होगा अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया हो तो, या कैरियर अगली क्लास में देखेंगे, है ना। ठीक है चलो, अच्छा तो इसमें आगे देखते हैं बच्चों और हेडिंग डालते हैं। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, हेडिंग डालो वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लिखो वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखो यहां पर सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है, 2A गैस gives you 3B गैस प्लस D सॉलिड, ठीक है ना। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, तो अच्छा एक चीज और बता दूं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं हम मान के चलते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हो रही है, नहीं दिया है तब भी हम मान लेते हैं। तो मैं लिखवा दूंगा कि सारी रिएक्शंस को हम मान के चलते हैं कि जब वो हो रही है तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड है। तो होता क्या है कि जब मैं वर्क का फॉर्मूला देखूंगा तो बेसिक फॉर्मूला तो हो गया P एक्सटर्नल इंटू डीवी, है ना। और बेटा होता क्या है कि जो P है वो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस P V2 माइनस V1, ये मेरे वर्क का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, V क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर मैं थोड़ा देखूं यहाँ पर, तो अगर मान लेते हैं कंटेनर है और कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है ना, ये कंटेनर है और कंटेनर में अगर ये रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर मान लेते हैं T है और ब्लॉक सब देते हैं कुछ, इसका प्रेशर है P, वो P और T कांस्टेंट रख के काम करेंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे मोल्स प्रेजेंट है N1, टोटल मोल्स गैस के, ठीक। अच्छा एक चीज और पता है कि सॉलिड का वॉल्यूम कंपैरेटिवली काफी कम होगा कंपेयर टू गैसियस का वॉल्यूम। तो सॉलिड की वजह से जो वॉल्यूम होता है या लिक्विड की वजह से जो वॉल्यूम होता है दैट इज इग्नोरेबल, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा फाइनली ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई और जब रिएक्शन एंड हो रही होगी, एंड हो रही होगी तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर प्रेशर टेम्परेचर तो वही रहेगा और टोटल मोल्स मान लेते हैं N2 प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये V2 किसके, V1 किसके बराबर हो गया, ये V1 वॉल्यूम में, तो N1 RT बाई P, और V2 वॉल्यूम किसका हो गया, N2 RT बाई P। ठीक है ना, स्टार्टिंग ये कंडीशन थी, फाइनली ये कंडीशन है। अगर सॉलिड वॉल्यूम प्रेजेंट उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो मैं काम करता हूं यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो वर्क का फॉर्मूला है वो था माइनस P टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1, V2 क्या हो गया N2 RT बाई P,
और ये हो गया N1 RT by P। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो पीपी कैंसिल हो जाएगा, आरटी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ N2 माइनस N1 इंटू आरटी। तो मोल्स फाइनल माइनस मोल्स इनिशियल। तो होता क्या है कि अगर जो बैलेंसिंग गिवन है उसी के हिसाब से रिएक्शन हो रही है, 2 मोल 3 मोल और 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं इसको यहां पर डेल्टा एनजी बोल सकता हूं, डेल्टा एनजी इंटू आरटी। डेल्टा एनजी अपन लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एनजी, बस वही डेल्टा एनजी है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो जो डेल्टा एनजी होता है वो तो वही है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ये डेल्टा एनजी होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एनजी आर टी, और ये बेसिक फॉर्मूला तो है ही, ये तो हमेशा लगता है माइनस पी टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1। ठीक है, आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर मैं प्रेशर को अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा पीवी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पीवी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा भी कुछ कुछ बुक दे देती है कि आप इसको ऐसा सोच लो कि ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ पीवी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पीवी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, और अगर मैं अगला स्टेप दिखाऊं तो ये हो जाएगा पीवी ऑफ प्रोडक्ट। तो पीवी में क्या आ गया, बी के मोल्स है ना, तो यहां पे हम कह सकते हैं पीवी ऑफ बी प्लस प्रेशर वॉल्यूम ऑफ डी माइनस पीवी ऑफ ए। ये तो पी तो सब में सेम है, और जो वॉल्यूम होगा डी का दैट इज नेग्लेजिबल। तो ये उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं सॉलिड कंपोनेंट को कंपेयर टू गैसेस कंपोनेंट। तो मेरे पास पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए हुआ, और पीवी का मतलब एनआरटी बोल सकता हूं गैस के लिए, मैं गैस की बात कर रहा हूं, आइडियल गैस कंसिडरिंग आइडियल गैस। तो वही फॉर्मूला आता है माइनस डेल्टा एनजीआरटी। आप चाहो तो जैसे भी इसको यहां से डिराइव करके या फिर उधर कर सकते हैं हम लोग। तो ये जगह पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। तो ये मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी, मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी, जितने भी मोल्स है 3 मोल है जो भी 2 मोल, उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप तो बस इसको लिख लो, इसको तो जरूरत नहीं है तो ऊपर। तो कंसिडरिंग आइडियल गैस है ना, तो ये तभी लगाएंगे जब आइडियल गैस है, कंसिडरिंग आइडियल गैस। तो डेल्टा एनजीआरटी तभी लगाओगे जब आइडियल गैस है नॉर्मली, वरना फिर ये बेसिक फॉर्मूला ही लगेगा अगर आइडियल गैस नहीं मान रहे हो। लिखा, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेना। लिख रहे हो अभी, चलो जल्दी करो। तो ये W है ना, W क्या लिख लेना, दिस इज वर्क पर मोल रिएक्शन।
तो जो रिएक्शन तुम्हारे सामने है ना, उसमें अगर वर्क निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जो कोफिशिएंट्स गिवन है उसके हिसाब से। वर्क जो है, डब्ल्यू वर्क है, वो पर मोल रिएक्शन के लिए अपन ने लिखा हुआ है। कभी क्वेश्चन कर रहे हैं बस 2 मिनट बाद थोड़ा एक फॉर्मूला डिराइव करके, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको। ठीक, ओके। तो इसमें लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, रिएक्शंस आर कंसिडर्ड, इसमें स्टेटमेंट लिखो, रिएक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी अकरिंग, reactions are considered to be occurring at constant P and T. Reactions are considered to be occurring at constant P and T, constant pressure and temperature. जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हो रही है। अगर नहीं दे रखा है कुछ भी तो मान लेते हैं ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ओके, तो एक फॉर्मूला और थोड़ा सा छोटा सा है, डिराइव करना है, क्या वो 2-3 स्टेप में हो जाएगा, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो एक हेडिंग और लिखो, देखो तुम्हें 4 एनर्जी देखना है ना इसमें, Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H। तो W का फॉर्मूला तो देख लिया हम लोगों ने, माइनस डेल्टा NG/RT फॉर आइडियल गैस। अगर रिएक्शन में सारे आइडियल गैस है, नहीं है आइडियल गैस तो वो पहला वाला जो बॉक्स है वो। अब ये 3 एनर्जी है। अब इसमें भी क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम दे दे तो वो डेल्टा यू के बराबर, और कांस्टेंट प्रेशर की हीट मतलब डेल्टा एच के बराबर। तो 4 एनर्जी देखना है हमें। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला है तो हीट को डेल्टा एच के बराबर कर देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा यू के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं। तो हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, relationship between delta H and delta U, relationship between delta H and delta U, relationship between delta H and delta U for chemical reaction or phase change, for chemical reaction or phase change, for chemical reaction or phase change। देखना यहाँ पे बेटा, छोटा सा है डेरिवेशन, आप समझ जाओगे तुरंत। देखो, डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशनशिप की बात कर रहा है। हमें पता है एक फॉर्मूला जो यूनिवर्सल है वो डेल्टा एच और डेल्टा यू का होता है, वो तो क्या होता है, प्लस P2V2 माइनस P1V1, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला। और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर बाहर हुआ V2 माइनस V1, फिर वही है। V2 क्या हो गया हमारे पास, अगर रिएक्शन में हो रहा है कंटेनर में तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V2 क्या हो गया, N2RT/P, और ये N1RT/P, तो PP कैंसिल होगा, फिर से वही चीज आ जाएगी यहां पर भी। तो हमारे पास डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशनशिप प्लस डेल्टा NG/RT, सेम पैटर्न पे, उसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, पहला वाला तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो सबसे ऊपर से हमने स्टार्ट किया। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ओनली फॉर रिएक्शन और फेज चेंज। ठीक है, क्योंकि देखोगे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने क्या है, Q कांस्टेंट मान लिया है, बाहर कर दिया है और मोल को बदल रहा हूँ, जबकि एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन में मोल नहीं बदलते, अंदर का मोल्स नहीं बदलता, वहां टेम्परेचर बदलता है, तो या कुछ प्रेशर वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला कभी लगेगा जब रिएक्शन फेज चेंज हो और आइडियल गैसेस हो। अच्छा, जब तक आपसे ना कहा जाए आप आइडियल गैस मान के करते हो आंसर, है ना। अगर लिखा हो कि ए और बी गिवन है तभी सोचेंगे रियल गैस, अदरवाइज हम आइडियल गैस मान के ही करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा एच डेल्टा यू का। और ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ऐसे तुम अगर 10-15 पेपर दोगे तो कोई ना कोई जगह पे मिल जाएगा फॉर्मूला, है ना। मतलब 2-4 मेंस दे दोगे, जे एडवांस होगा एक पेपर, बिट्स दोगे, वीआईटी दोगे, या तमाम तमाम वो भी दोगे जो भी तुमने प्लान किया हो, है ना। इसी साल, ऐसा नहीं 2-3 साल की बात नहीं कर रहा, अगले साल ही, तो उसमें कहीं ना कहीं पे फॉर्मूला मिल जाएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, बहुत कॉमनली आता है। मतलब बहुत मेंस में तो हर 3-4 टेस्ट के बाद ये मिल जाता है, मतलब अगर 10 पेपर हुए साल, मतलब एक राउंड में, तो 2-3 जगह पे दूर होता है ये फॉर्मूला। तो काफी कॉमन है, क्वेश्चन है, काफी मिलेंगे इस पे, और सीट में बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड।
क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये ध्यान देना बस कि कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट मतलब डेल्टा यू, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट डेल्टा यू मानना, और कांस्टेंट प्रेशर की हीट जब भी आए तो डेल्टा एच मानना रिएक्शंस के लिए। पीछे भी पन्ने किया हुआ था, पिछली क्लास में भी इसको समझा था। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, for reaction for reaction for reaction रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 2A solid plus 3B gas gives you 4C gas plus D gas. For reaction this at 300 Kelvin, calculate A part work, B part delta H if delta U is 30 kilocalorie per mole. करो, आर के टर्म्स पे निकाल लेना वर्क को। इस रिएक्शन में कितना वर्क हुआ होगा 300 केल्विन का, -600 आर। ठीक है, बहुत सिंपल से ही होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टिपिकल हो। तो ए पार्ट तो हो गया बच्चों, वर्क का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी हो गया मेरे पास सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 4 + 1 - 3, सॉलिड को लेंगे नहीं, पता ही आपको, है ना। आर इंटू टेम्परेचर कितना 300, दैट इज कितना 4 5 -2, तो ये हो गया -600 आर। ठीक, अच्छा अब आर की वैल्यू रखने के बाद इसकी यूनिट आ जाएगी। सपोज करो आपने इसको -600 इंटू 8.314 किया, तो आंसर कितना हो जाएगा जूल में। अगर तुमने इसी को -600 इंटू 2 किया होता तो ये तुम्हारा कैलोरी में आता। अगर तुमने इसको -600 इंटू 0.0821 कर दिया होता तो ये आंसर एटीएम लीटर में आ गया होता। ठीक है, जैसा भी होगा यूनिट जब तुम आर रखोगे उसके हिसाब से यूनिट डिसाइड हो जाएगी। 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो में आ जाएगा, वो पता ही है आपको। सेकंड पार्ट 31.2, ओके 31.2 बता रहे बच्चे। तो बी पार्ट में सीधे सीधे लगा देना डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। और बेटा यहाँ पे डेल्टा एच या डेल्टा यू में कुछ गिवन है, डेल्टा यू गिवन है, दैट मींस 30 डेल्टा एन जी तो माइनस था, ये तो नीचे प्लस ही था, ओके सॉरी, 4 + 1 - 3 इंटू आर। अब देखो ये किलो कैलोरी में दे रखा है, तो ये 2/1000, और टेम्परेचर कितना 300, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 31.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा यू गिवन है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इतनी हीट है तो इसी रिएक्शन को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कंटेनर में करवाऊं तो इतनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ऐसा कुछ कहने का मतलब होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। बोलो, फॉर रिएक्शन एट सॉरी दूसरा देता हूं, पहले इसको बाद में दूंगा। लिखो, अगला क्वेश्चन है 1150 किलो कैलोरी ऑफ हीट, 1150 kilo calorie of heat is released at constant volume. 1150 kilocalorie of heat is released at constant volume. Is released at constant volume for the reaction. For the reaction, आपको ये reaction mentioned है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे
6H6 लिक्विड, बेंजीन लिक्विड है, उसके कंबसन की रिएक्शन है। 15/2 O2 गैस गिव्स यू 6 CO2 गैस प्लस 3 H2O लिक्विड। ठीक है, लिखो इसमें, ये रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, बोलूं? कैलकुलेट हीट, calculate heat involved when same reaction is carried out. Calculate heat involved when same reaction is carried out at constant pressure. Calculate heat when same reaction is carried out at constant pressure and at 300 Kelvin. And at 300 Kelvin. करो। यही रिएक्शन अगर कांस्टेंट करो, देखो क्या आंसर आएगा, कितना? 1149, 1149.1, 1150.9। तुम्हें प्लस में, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, ऐसा? ओके। ऑनलाइन भी बच्चे 1149 ही बता रहे हैं, 0.1, लेकिन माइनस में बता रहे हैं, -1149.1। प्लस में आएगा, बी आंसर आएगा, बॉम्बे। ओके, चलो देख लेते हैं। देखो बेटा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट निकालना है। कांस्टेंट प्रेशर की हीट मतलब डेल्टा एच निकालना है, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट गिवन है, लेकिन लिखा है हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड तो डेल्टा यू इक्वल टू -1150 किलो कैलोरी, है ना? हीट रिलीज में तो माइनस लगाओगे ही। ठीक, अब ये तुम्हें पता है डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना होगा? लिक्विड को लोगे नहीं, लिक्विड लोगे नहीं, तो ये क्या होगा? 6 - 15/2। ठीक, डेल्टा एन जी आर किलो कैलोरी में काम कर रहे हैं, 2/1000। टेम्परेचर कितना? 300। तो ये -1150, ये होगा -3/2 इंटू 0.6 शायद, ये पूरा मिला के तो 0.9 है ना? कितना आ रहा है? -1150.9। ओके, चलो, किलो कैलोरी है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं कि आपका आंसर नहीं आया, और क्वेश्चन है बहुत सारे, है ना? चलो अगला ट्राई करो। फॉर रिएक्शन at 500 Kelvin, for reaction at 500 Kelvin, देखो जल्दी से करना शुरू करो। एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, NH2COO NH4 solid for reaction at 500 Kelvin, 2 ammonia gas plus CO2 gas gives you NH2COO NH4 solid, ये अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। कैलकुलेट
Calculate A part work, B part work if 7 moles of NH3 reacts with excess of CO2. Work if 7 moles of NH3 reacts with excess of CO2. Or C part, work if 5 moles of NH3, C part है, work निकालना है फिर से, work if 5 moles NH3 reacts with 2 moles CO2. 5 moles ammonia reacts with 2 moles of CO2. R के टर्म्स में निकाल देना, R के टर्म्स में. तो पहला पार्ट तो तुरंत ही हो जाएगा. वर्क क्या हो गया? माइनस डेल्टा एन जी आर टी. तो डेल्टा एन जी कितना हुआ बेटा? -3 ना. आर टेम्परेचर कितना दिया था? 500. तो ये कितना हो गया? 1500 आर. लेकिन ये ध्यान देना 1500 आर का मतलब क्या है? पर मोल रिएक्शन, इसके लिए है ये. लेकिन कितने मोल? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? 7 moles of NH3 for 7 moles NH3 with excess CO2. हाँ, तो बेटा क्या करना है? तुमने जो निकाला ना वो 2 मोल अमोनिया के लिए था एज पर गिवन रिएक्शन. तो 7 मोल के लिए कितना होगा? सिंपली तो फॉर 2 moles NH3 W इक्वल टू प्लस 1500 R. तो 7 मोल NH3 के लिए 1500 R डिवाइड बाई 2 इंटू 7. तो 3.5 टाइम्स कर देंगे. 5250 शायद. तो 5250 R. ठीक है ना? समझे ना? तो ध्यान रखना जो तुम निकालते हो वो उस रिएक्शन का वर्क होता है जो आपके सामने है. और वो कहे कि नहीं 18 मोल या 15 मोल कुछ अलग मोल के लिए निकालो तो उसके हिसाब से न्यूट्री मेथड से कर देना. एक तरीका और भी है कि जो तुम्हें 7 मोल होने चाहिए ना, यहाँ पे 7 ले आओ तो 7/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डेल्टा एनजी उस रिएक्शन के साथ में लिख लो, वो भी आंसर आता जाएगा, उससे भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं. ठीक. तीसरा पार्ट देखो 3000 आर. तो पहले उसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों के मोल्स गिवन है, अमोनिया के और CO2 के. तो पहले एलआर निकालना है ना, लिमिटिंग रिएजेंट. तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलआर, है ना. मैं लिख देता हूं एलआर. और एलआर के लिए क्या होता है जिनको अगर ना पता हो 11 का, तो मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालते हैं. तो अमोनिया के लिए मोल्स कितने दिए थे? 5 दिए थे. एक बार लिख देता हूं, बोलो. 5. कोएफिशिएंट उसका 2. और CO2 के लिए 2 डिवाइड बाई 1. तो ये एलआर हो गया जिसकी वैल्यू कम है. तो CO2 को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फॉर 1 मोल CO2 W कितना है? 1500 R. तो कितने मोल थे? 2 मोल ना CO2 के. W कितना हो गया? 3000 R. ठीक है. अगला क्वेश्चन. बोलो. फॉर रिएक्शन मैं कहता हूं यहां पे हाफ N2 गैस plus 3/2 H2 gas gives you 2 NH3 gas. सॉरी ये तो बैलेंस नहीं होगा, NH3 गैस लिखना है. 3/2 gives you NH3 gas.
डेल्टा एच लिखा है, इसके आगे कितना लिखा है, 200 किलो जूल पर मोल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन करके डेल्टा एच मेंशन है। कैलकुलेट calculate heat at constant volume, calculate heat at constant volume, calculate heat at constant volume if 5 moles of hydrogen, calculate heat at constant volume if 5 moles of hydrogen reacts with 10 moles of N2, 5 moles of hydrogen reacts with 10 moles of N2, करो। और टेम्परेचर मेंशन किया क्या, तो ठीक है, एट लिख लो 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। अच्छा, आर की वैल्यू लिख लो, आर इक्वल 25/3 ले लो ना, 25/3 जूल पर मोल केल्विन। देखो आर जो तुम 8.314 लेते हो ना, वो अप्रोक्सीमेटली 25/3 के आसपास होता है। तो कभी अगर अप्रोक्स आंसर निकालना हो तो आप 25/3 लेके कर सकते हो उसमें, है ना, 25/3 के आसपास की वैल्यू रहती है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास कर सकते हो। तो आर इसने 25/3 दिया है जूल में, है ना, देखो करके इसको। हाँ, क्वेश्चन डेल्टा एच गिवन है, बोला था स्टेटमेंट बोले कुछ मैंने, अगल बगल से देख लो, नहीं लिख पाए वो तो। नहीं, क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था ना, क्या किया था कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट बतानी है जब 5 मोल हाइड्रोजन, है ना, और शायद 10 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, तो है ना, कितना, 625/3, 675। ओके, दो आंसर आ रहा है, 225, 202.5। ठीक है, इतने डिफरेंट आंसर क्यों आए, तो सिंपली क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 70, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ओके, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये डेल्टा एच गिवन है और डेल्टा यू निकालना है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, मतलब डेल्टा यू यू हैव टू फाइंड आउट, डेल्टा एच इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी लगा दिया होगा आपने, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी,
तो डेल्टा एच हो गया 200 किलो जूल, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन कितना हुआ इसका 1 - 2, तो 1 - 2 1 है शायद, ये हाफ -3/2, आर की वैल्यू 25/3 ले लेते हैं, टेम्परेचर कितना दिया था मैंने 300, और ये जूल में किलो जूल में है 5000, ऐसे क्या होगा, तो 200 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये -1, तो -1 ये 2 0 कैंसिल कर देते हैं, और ये 3 कैंसिल हुआ 70 25 2.5 शायद, ठीक कर रहा हो ना। हाँ नहीं, ये तो पहले मैं अपने उससे कर रहा हूँ, तुम अलग भी कर सकते हो अलग मेथड से, चलो इसको फिलहाल ये तो ठीक लिखा है ना मैंने। तो डेल्टा यू कितना हो गया इधर आके प्लस, तो 202.5 किलो जूल पर मोल, ये इस पर मोल का मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से मैंने निकाला है। अब मुझसे कह रहा है कि 5 मोल हाइड्रोजन और N2 के 10 मोल हैं, तो LR क्या आ रहा है इसमें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसके आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 3/2 मोल के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इन्वॉल्व है 202.5, ठीक है, तो कितने मोल थे इसके 5, तो 5 मोल हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होगी 202.5 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 5, तो 10 हो गया, 2025 डिवाइड बाई 3 कितना रहा है 675 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है, तो जो LR है मतलब कितने मोल है 5, तो यहाँ 5 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा फिर आपने 10/3 से, 10/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा। लेकिन हाँ देखो, अगर आप उससे करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 10/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 10/3 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, 10/3 यहाँ भी करोगे मल्टीप्लाई, नहीं किया था क्या, शाबाश, है ना। तो जब तुम रिएक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, फिर उस रिएक्शन का डेल्टा जो होगा फिर डेल्टा यू निकालना। मेरे ख्याल से इतना सब कंफ्यूजन के बजाय जो रिएक्शन दी जाए उसका डेल्टा यू निकाल लो, जितने मोल के लिए कहे उतना मोल के लिए कन्वर्ट कर लो, और रिएक्शन में लिखोगे कि कहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ कहीं ऐसा कर दिया तो गड़बड़ सड़बड़ करोगे, ठीक है। तो 575/3 तो नहीं आंसर है जो ऑनलाइन दिया बच्चे ने, तो 675, हाँ। एक मिनट शांत रहो, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस P2 माइनस P1 में फॉर्मूला है, हाँ। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, देखो ये ऐसा है, तुम ये सब चीज समझो कि एक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और एक प्रोसेस उसी को वहीं पर नहीं कर दे रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया। अगर मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, और एक बार मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला कंटेनर है, ठीक, वही रिएक्शन एक बार यहां कराई जाए एक बार यहां कराई जाए, वही रिएक्शन अलग अलग करवा रहे हैं, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, और यहाँ कांस्टेंट प्रेशर की हीट होगी, डेल्टा यू होगा और डेल्टा एच होगा, ठीक है। और इनके बीच का रिलेशनशिप वो हुआ डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब आप ये मत सोचो कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो मैंने P बाहर ले लिया, वहां का वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा कुछ कह रहे हो शायद, तो मिक्स नहीं करना है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है, ऐसा अपन कहना चाह रहे हैं वहां पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें आगे बढ़ते बेटा हेडिंग डालना फिर से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हेडिंग डालो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिख लो, हेडिंग है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो क्या है कि ये तो हमारा पास रिलेशनशिप हो गया डेल्टा एच डेल्टा यू का, वर्क निकालने का तरीका और कैसे अपन पर मोल या जो भी है उन सबको यूज करेंगे। होता क्या है, तुमने जो रिएक्शन की एंथैल्पी पढ़ी, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बोला था कि इस चैप्टर में फॉर्मूले कम है, डेफिनेशन ज्यादा है,
आपको डेफिनेशन को फॉलो करके ही आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, डेफिनेशन याद रखते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर तुम्हें 11th क्लास याद हो बॉर्न हेबर साइकिल, तो उसमें कई सारे की कई तरह की एंथैल्पी हुआ करती थी और उनकी डेफिनेशन हुआ करती थी, और उन डेफिनेशन को याद करके हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल ट्रेस करते थे। वो तो कुछ कम डेफिनेशन है, अपन और डेफिनेशन देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं उसी तरह की डेफिनेशंस हैं और उनको याद रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं होता है इसमें। फॉर्मूले नहीं के बराबर हैं, वो आपके लिए रेस्पाइट है, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा। रिएक्शन की एंथैल्पी कई तरह से डिफाइंड है। एक होता है इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम वन बाय वन देखेंगे इनको, एक बार सुने ना, फिर नोट करना आप। एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी बॉन्ड की, बॉन्ड एंथैल्पी, फिर लैटिस एंथैल्पी। तो बेटा ऐसे करीब करीब 15 एंथैल्पी या 20 एंथैल्पी टर्म है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी होती है। सुना ध्यान से, इसमें मेन जो है वो पहले 3 रहेंगी। 80% क्वेश्चन जो होता है वो फॉर्मेशन, कंबसन या बॉन्ड एंथैल्पी भी बनता है। बाकी सब एंथैल्पी टर्म सपोर्टिंग है या आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत कम है, लिमिटेड नंबर ऑफ होंगे। अच्छा, होता क्या है कि इन सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, इन सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है, और वो डेफिनेशन फॉलो करते हुए तुम्हें रिएक्शन लिखनी होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये सेट है और ये सब सबसेट्स हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की फिक्स्ड डेफिनेशन है, अगर तुमने रिएक्शन इस तरह से लिखा तब वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन को फॉलो करके तुमने रिएक्शन लिखा तो आप उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बस रिएक्शन सही लिखी हो और उसके आगे डेल्टा एच लिखा हो, रिएक्शन सही हो, बैलेंसिंग सही हो और डेल्टा एच, वो उस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाता है। अपन ने यही कितना 2 मोल 3 मोल से रिएक्शन करते इतना देंगे, डेल्टा एच इतना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस रिएक्शन सही होनी चाहिए और बैलेंसिंग ठीक है, तो जो उसके आगे डेल्टा एच लिखा है वो उस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाती है। लेकिन इनकी अपनी डेफिनेशन है, इसकी अपनी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन फॉलो करोगे तो ही आप उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या कंबसन की एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, हर एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो होगी होगी, जो सबसेट और सबसेट कॉन्सेप्ट होता है। हर एक एंथैल्पी ऑफ कंबसन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, लेकिन हर एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबसन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं कह रहा हूं वो रिएक्शन लिखी हुई है, वो रिएक्शन तो सही लिखी है ना, बैलेंसिंग भी ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, लेकिन क्या मैं इसको कंबसन की एंथैल्पी बोल सकता हूँ? क्या कंबसन थोड़ी ना हो रहा है वो, तो कंबसन की एंथैल्पी नहीं बोल सकता, रिएक्शन की एंथैल्पी कंबसन हो जरूरी नहीं है। क्या मैं इसको लैटिस एंथैल्पी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कंबसन की एंथैल्पी बोलोगे वो रिएक्शन की एंथैल्पी तो होगी, वाइस वर्सा तो रहेगा, ठीक। आप नोट करो, फिर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, धीरे सामने आ जाएगा, कह रहा हूं मैं। ये नोट कर लो ऐसे ही कि भाई ये सेट सबसेट है, याद रहेगा आपको इसी फॉर्म में। और फिर हेडिंग डालते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको बच्चों डेल्टा एच और एफ से, ये सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, डेल्टा एच एफ से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ से डिनोट किया जाता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है कि आपको 1 मोल कंपाउंड फॉर्म करना है, फॉर्मेशन नाम जैसा है, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है और उसके फ्री एलिमेंट से फॉर्म करना है। जो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उससे फॉर्म करना है, और एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में लेना है आपको, ठीक है। मैं भी लिखवा दूंगा स्टेटमेंट, लेकिन बस सुन लो ध्यान से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, शुड बी इन देयर रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट का मतलब नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म में होना चाहिए।
अगर तुमने इस तरह रिएक्शन लिखा तो आप उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो, वरना फिर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर एग्जांपल देके समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। लिखो, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, it is enthalpy change when 1 mole of compound, it is enthalpy change when 1 mole of compound is formed, 1 mole of compound is formed from its constituent, 1 mole of compound is formed from its constituent atoms, from its constituent atoms, which are taken in their most abundant, naturally occurring form, which are taken in their most abundant naturally occurring form, most abundant naturally occurring form, ब्रैकेट में लिख लो, also called reference state, also called reference state, also called reference state। देखना ध्यान से आप यहां पे, सपोज करो तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का लिखना है, NH3 गैस का, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। तो हमें क्या रिएक्शन कैसे लिखनी पड़ेगी भाई, NH3 गैस को फॉर्म करना है उसके फ्री एलिमेंट से। कौन कौन से एलिमेंट है, N और H। तो N नेचर में जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में होता है, N2, और गैस में होता है। H किस फॉर्म में होता है, H2, गैस में, उस फॉर्म में लेना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, पहली डेफिनेशन क्या है, आपको जिसको फॉर्मेशन करना है उसके एलिमेंट से फॉर्म करना है, एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लेना है, N2 और H2। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे भाई ये 2 हुआ तो यहाँ पे ट्वाइस कर दिया, और ये कितने हो गए 6, तो ये 3H2, ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो ये तुमने डेफिनेशन फॉलो करते हुए लिखा। अगर तुमने इसको लिखा इस तरह से तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, नहीं, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है कि यहां पर हमेशा 1 मोल ही बनना चाहिए। डेफिनेशन यही है कि आपको 1 मोल ही फॉर्म करना है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो भी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, लेकिन ये रिएक्शन तो सही है ना, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हो आप, रिएक्शन तो गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। तो फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हो, किसकी डेफिनेशन है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, रिएक्शन बस सही लिखो। अच्छा, तो अब लिखना क्या चाहिए था मुझे इसको, यहां पे 1 ही होगा, प्रोडक्ट में 1 मोल ही कंपाउंड बनेगा, यहां जो मर्जी हो करो, जैसे बैलेंसिंग करना हो लेफ्ट हैंड साइड में करना है, हमें प्रोडक्ट में 1 ही मोल फॉर्म करना होता है, 1 मोल फॉर्म करना है, उसके एलिमेंट से फॉर्म करना है, एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लेना है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का बोल सकते हो, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसको आप रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हो, ये ध्यान देना, जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन की तो होगी, ठीक है। सपोज करो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है CaCO3 सॉलिड का, CaCO3 सॉलिड, तो ठीक है, हमने ये याद रखा कि भाई हमने 1 मोल CaCO3 फॉर्म करना है, 1 मोल CaCO3 लिख दिया। अब यहां पर हमें सॉल्व लिखना है तो हमने लिखा कि भाई CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, बैलेंस भी है, ठीक है, 1 मोल फॉर्म कर दिया। क्या मैं इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्री एलिमेंट्स नहीं फॉर्म किया। रिएक्शन तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आपने उसको फ्री एलिमेंट से नहीं फॉर्म किया है ना, कंपाउंड से फॉर्म नहीं करना है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। रिएक्शन की एंथैल्पी बोल सकते हो कि रिएक्शन तो ठीक लिखी गई है। अब इसको लिखना कैसे चाहिए था, 1 मोल CaCO3 सॉलिड, किससे बनाना है आपको, एलिमेंट से, कैल्शियम, कार्बन और O। अब कैल्शियम नेचर में किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, मेटल्स सॉलिड होते हैं, तो ये कैल्शियम को लेना है सॉलिड,
कार्बन सॉलिड में लेते हैं और O2 गैस में, ठीक। ये लेना है हमें रेफरेंस स्टेट में। फिर इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो एक कैल्शियम एक कार्बन और यहाँ पे 3/2, जो मर्जी हो बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट में करो, राइट में 1 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और एलिमेंट्स बनाना है तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaCO3 का बिल्कुल बोल सकते हो, और इसे रिएक्शन की एंथैल्पी भी बोला जा सकता है, ठीक है। नोट करो इसको। तो डेफिनेशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, यही मैं बोलना चाह रहा था आपको पहले पिछली क्लास में भी। जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको धीरे धीरे याद रखनी पड़ेंगी और उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चैप्टर के। और मैं लिखवा दूंगा कि रेफरेंस स्टेट किसका क्या लेना है, वो भी अभी थोड़ी देर में लिखवा दूंगा। पहले कुछ एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ आपको। लिख लिया? सपोज करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का लिखना है, H2O लिक्विड का। तो कैसे लिखेंगे? H2O लिक्विड राइट हैंड साइड में, और यहां पर एक ही होना चाहिए, है ना। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? H और O। तो नेचर में जिस फॉर्म में होता है H2 और O2, तो यहाँ पे हाँ हाफ कर देंगे और गैस ले लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ये एक मोल बनाया, एलिमेंट से बनाया, बैलेंसिंग ठीक रखी, तो आप इसको एंथैल्पी फॉर्मेशन बोल दो। रिएक्शन की एंथैल्पी तो बिल्कुल बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। जैसे कि मान लो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का लिखना है, CO2 गैस का, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगेन 1 मोल CO2 गैस बनाना है तो 1 मोल CO2 गैस लिखा, तो 1 मोल ऑफ CO2 गैस, ठीक। एलिमेंट कौन कौन से हो गए? कार्बन और O। तो कार्बन और O। अब इसमें भी कुछ कंडीशन आनी शुरू आती है कि कार्बन की बहुत सारी वैरायटी है नेचर में, डायमंड है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, फ्लोरीन है। तो किसी एक को रेफरेंस मानना है इनमें से, तो रेफरेंस माना गया है ग्रेफाइट को। तो अगर तुमने इसमें मतलब फॉर्मेशन के लिख रहे हो, अगर तुमने यहाँ पे कार्बन सॉलिड डायमंड ले लिया, तो इसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर से नहीं बोल सकते। ये रिएक्शन की एंथैल्पी है, हालांकि आपने सब कुछ फॉलो किया, 1 मोल बनाया, एलिमेंट से बनाया, ठीक है, लेकिन वो रेफरेंस स्टेट नहीं है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, रिएक्शन की एंथैल्पी है, ठीक है। डायमंड के कंबशन की रिएक्शन लिखी हुई है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो कार्बन का ग्रेफाइट वैरायटी ही लेना होता है, कार्बन सॉलिड का ग्रेफाइट वैरायटी ही लेके आपको करना पड़ेगा। तो आप इसको अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का बोल सकते हो, और आप इसको रिएक्शन की एंथैल्पी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं रेफरेंस स्टेट लिखवा देता हूं कि कौन से एलिमेंट को क्या लेना है, आपको रेफरेंस स्टेट क्या क्या लेनी होती है ना। इसमें नोट, अच्छा लिखो, नोट लिखिए इसको। लास्ट में तुम लोग के हाथ बहुत तेज चलने लगते हो नहीं, आखिर में तो मैं वेट करूं कि लिखवाऊं आगे? लिखवाऊं? ओके, लिखो हेडिंग रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट्स।
reference state of elements, reference state of elements, reference state of elements। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, मैं लिखवा रहा हूं, ये बता रहा हूं, पर बता देता हूं आपको, सारे मेटल उनको रेफरेंस स्टेट में लेना है सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी, जिसे लेना है लिक्विड। नेचुरल नेचर में सारे मेटल सॉलिड माने जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑल मेटल्स आर टेकन एज सॉलिड, ऑल मेटल्स आर टेकन एज सॉलिड इन देयर रेफरेंस स्टेट, all metals are taken as solid in their reference state। Example, वही लिख लेना, example Ca, Mg, Na, कुछ कॉमन जो हमें यूज करने हैं, Ca, Mg, Na, पोटेशियम K, सिल्वर, गोल्ड Ag, ठीक एक्सेट्रा। आगे लिखना ब्रैकेट में एक्सेप्ट Hg, except Hg which is liquid, except Hg which is liquid। अगला पॉइंट H2, N2, सेकेंड पॉइंट है H2, N2, Cl2, F2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, O2, D2, deuterium are taken as gases, are taken as gases in their reference state, are taken as gases, are taken as gases in their reference state। उसी में नीचे लिखना Br2, किसमें लोगे, लिक्विड, देखो Br2 ब्रैकेट में लिखो लिक्विड, कॉमा I2 ब्रैकेट में सॉलिड, आयोडीन सॉलिड लेना क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एलोट्रोपिक फॉर्म, जिनके एलोट्रोप्स आ जाते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आएगी, वो कौन कौन से लेने हैं। थर्ड पॉइंट, एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म लेना है वो कौन सा लेना है, ग्रेफाइट। फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस लेना, एक्चुअल में ब्लैक फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल है व्हाइट से, लेकिन वो नेचुरली अकरिंग नहीं मानते हैं। नेचुरली अकरिंग, देखो तीन चीजें होनी चाहिए जब आप रेफरेंस स्टेट लेते हो, तो तीन चीज होना चाहिए, वो नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, दूसरा स्टेबल होना चाहिए, और इजिली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। सर डायमंड है, वो भी नेचुरली अकरिंग है, लेकिन इजिली अवेलेबल नहीं है। अब तुम डायमंड के एक्सपेरिमेंट करवाने लगोगे, कार्बन डायमंड लेके आया, O2 से रिएक्शन करवाई, CO2 बना के उड़ा दिया उसको, है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो वो होगा भी नहीं, तो इसलिए अपन रेफरेंस और इजिली अवेलेबल है वो भी ध्यान देते हैं। तो कार्बन का ग्रेफाइट, फास्फोरस का व्हाइट, टिन का व्हाइट लिखना, टिन व्हाइट लेना है, और सल्फर का रोम्बिक सल्फर लेना है, सल्फर रोम्बिक। फास्फोरस व्हाइट, टिन व्हाइट, सल्फर व्हाइट, टिन व्हाइट, सुनो ध्यान से। सल्फर का, सुनो एक मिनट, सल्फर का रोम्बिक सल्फर, सल्फर का रोम्बिक सल्फर लेना, तो नोट करो, ठीक है। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट है कि तो रेफरेंस स्टेट हो गया है ना, मेटल और नॉन मेटल और कैसे कैसे लेना है। सुनो ध्यान से जल्दी से। अगला पॉइंट ये है कि जो तुम्हारे रेफरेंस स्टेट में तुमने जो चॉइसेस की हैं, इन सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मान लिया गया है। रेफरेंस स्टेट है ना ये सारे, ये मान लिया गया कि नेचर में पाए जा रहे हैं, इनको बनाना नहीं है, तो इन सबका जिसको मैंने लिखाया है, उन सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मान लेते हैं। होता नहीं है, हम मान लेते हैं 0। नोट करके लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखना डेल्टा HF नॉट। स्टैंडर्ड मतलब ये नॉट लगा देते हैं ऊपर कुछ रेफरेंस स्टेट मानते हुए, डेल्टा HF नॉट एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नॉट एंड स्टैंडर्ड
Gibbs energy of formation, standard Gibbs energy of formation, delta GF naught, delta GF naught ये लिखा हुआ है, of every element in its reference state, of every element in its reference state, of every element in its reference state is assigned a zero value, is assigned a zero value. तो डेल्टा एच एफ नॉट, डेल्टा जी एफ नॉट रेफरेंस स्टेट में हमने सभी एलिमेंट का जीरो मान लिया है। ठीक, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट अपन और लिख रहे हैं। देखो एलिमेंट में तो जीरो मान लिया, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयंस की निकालनी होती है, Cl माइनस की। तो उसके लिए जब रिएक्शन लिखेंगे ना, तो किसी एक आयन को फिर से रेफरेंस मानना पड़ता है, उसको जीरो मानेंगे। तो हमने H प्लस को रेफरेंस माना हुआ है, H प्लस एक्वस को रेफरेंस मान के उसका जीरो मान लिया है। तो ये पॉइंट भी नोट करके लिख लेना। टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, लास्ट पॉइंट, टू कैलकुलेट enthalpy of formation of ions, to calculate enthalpy of formation of ions, delta HF naught H plus aqueous and delta GF naught H plus aqueous is taken as zero, is taken as zero. Delta HF naught H plus aqueous, डेल्टा GF नॉट H प्लस एक्वस, गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन भी आएगा। अब आगे आएगा गिब्स एनर्जी में, तो अपन लिखवा दे रहे हैं कि जो फॉर्मेशन दोनों का बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। डेल्टा HF नॉट H प्लस एक्वस, डेल्टा GF नॉट H प्लस एक्वस, इसको भी जीरो मान लिया ताकि बाकी आयन का निकाल पाए। मान लो डेल्टा HF नॉट Cl माइनस का निकालना है, तो किसी को एक रेफरेंस मानना पड़ेगा आयन को, तो H प्लस को जीरो मानना गया है। न्यूमेरिकल इसके अगली क्लास में देखेंगे। होमवर्क है आपके पास, अपन ने क्या कर लिया है थर्मो वन में, S1 हो गया पूरा, O2 S2 बचा हुआ है, तो आप O2 S2 कर लो। O2 और S2 में ज्यादा कुछ होगा नहीं, O2 तो कुछ पूरा बचा हुआ है, तो दिखा दो फिर मुझे कि थर्मो केमिस्ट्री में भी देना है ना, थोड़ा सा उसको दे दूं होमवर्क आपको, तो केवल S2 दे देता हूँ। हाँ अच्छा, एक मिनट देख लें कितने कितने क्वेश्चन है। पहले तो में क्वेश्चन है 20 और S2 में है 14, तो चलो O2 कर लो, चलो O2 कर लोगे। ये है थर्मोडायनेमिक्स 1 का, और थर्मो केमिस्ट्री की सीट में O1 एक्सरसाइज में O1 में 1 से लेके 5 तक, और S1 में एक से लेकर 7 तक। ठीक है, कर लोगे ये? O2 में हो जाएगा क्वेश्चन, कम करूं हो जाएगा ना, मेरी मर्जी है। अच्छा नहीं, अगर ज्यादा लग रहा है तो कम कर दूंगी, करीब मिलाकर 30 के आसपास हो जाएंगे क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कर लेना। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंड कर रहा हूं मीटिंग। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।